कि बच्चा कैसे एमबीबीएस करेगा, कौन सा कॉलेज में जाएगा, कौन सा कंट्री बेस्ड होगा, एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद इंडिया में आएगा तो एफएमजी कैसे देगा, उसको क्वालिफाई कैसे करेगा। कि आप नीट क्वालिफाई होना चाहिए और आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अंदर में 50% मार्क्स होना चाहिए। उस कॉलेज के एडमिशन लेटर पे देखना चाहिए कि आपको इंटर्नशिप करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। आप जिस कंट्री से जा रहे हो वो कंट्री आपको आइदर लाइसेंस दे या आपको लाइसेंस लेके आना है या आप कॉम्पिटेंट है। कजाकिस्तान किर्गिस्तान का जो कोर्स का ड्यूरेशन था 5.5 ईयर था। एक और चीज़, वहाँ पे इंटर्नशिप नहीं होते थे कजाकिस्तान किर्गिस्तान में। यस, बिफोर 2021 कंप्लीटली इंटर्नशिप नहीं होते थे, कहीं पे भी नहीं होता था, करवाते नहीं थे। सबसे बड़ा डाउट जो अभी इंडिया के बच्चों को होगा वो होगा लैंग्वेज का। आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए, देन ओनली आप वहाँ पे सर्वाइव करोगे। अगर कोई बच्चा मान लो प्लान कर रहा है अब्रॉड का, तो वो कॉलेज कैसे चूज करेगा, मतलब कौन सा कॉलेज उसके लिए बेस्ट होगा। इंडिपेंडेंट तरीके से आप कॉलेज की रैंकिंग कंपेयर करो। ऐसे नहीं कि किसी एजेंट ने बोल दिया आपको कि इस कॉलेज की रैंकिंग ये है, रशिया में नंबर 1 कॉलेज है, नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्टल अगर अवेलेबल है तो 10 से 12,000 से 15,000 तक, मैक्सिमम 20 से 50,000 तक में आपका पूरे साल का अकोमोडेशन हो जाता है। 20 से करूँगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटी एफएमजी की कोचिंग इंडिया के फैकल्टी को इन्वाइट इंडिया के फैकल्टी इन्वाइट करते हैं। अगर किसी को ज़्यादा ही मेडिकल इशूज़ है, हेल्थ कोल्ड की वजह से, आप साउथ रशिया की यूनिवर्सिटीज़ को कंसिडर कर सकते हो। कमोडिटीज की वैल्यू कितनी है, मतलब इंडिया ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री या फिर रशिया ज़्यादा एक्सपेंसिव? 2021 में 8,500 बच्चे रशिया गए थे। नेक्स्ट वन मान लो अब कोई बच्चा आया अब्रॉड से, नेक्स्ट वन निकाल लिया, अब उसके बाद इंडिया में वो आएगा, उसके बाद का क्या प्रोसेस है? इंटर्नशिप वगैरह करना पड़ेगा। और मैं सच बताऊं तो इंडिया के जो डॉक्टर्स की जो सैलरी है उतना ही हम लोग को भी मिलता है, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। सो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमबीबीएस अब्रॉड के ऊपर। बहुत सारे बच्चों के पास ये एक सेकंड ऑप्शन बनता है जब उसका नीट में बहुत कम स्कोर आता है। तो बहुत सारा डाउट होता है सर कि बच्चा कैसे एमबीबीएस करेगा, कौन सा कॉलेज में जाएगा, कौन सा कंट्री बेस्ड होगा, एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद इंडिया में आएगा तो एफएमजी कैसे देगा, उसको क्वालिफाई कैसे करेगा, जॉब मिलेगा कि नहीं। तो ये सारा डाउट आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर राकेश सर हैं जो कि खुद एफएमजी क्लियर कर रखे हैं, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे नंबर के साथ। और हमारे साथ देव भी है। तो हम लोग पूरा सर डिस्कशन करेंगे कि अगर कोई बच्चा अब्रॉड से एमबीबीएस करना चाहता है तो कंप्लीट प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले किसी भी स्टूडेंट को मतलब एमबीबीएस अब्रॉड क्यों जाना पड़ता है? अगर इंडिया के अंदर में गवर्नमेंट कॉलेज में सीट्स नहीं मिलते हैं या फाइनेंशियली कि प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं कर पाते, तो आपको सबसे पहले इंडिया की जो गवर्नमेंट की जो एनएमसी की गाइडलाइंस है उसको देखना पड़ेगा कि कौन सी कंट्री और कौन से कॉलेज आपके लिए बेस्ट हो सकता है। आप कोई कंसल्टेंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वो नहीं जानना। सबसे पहले आपको ये पता करना चाहिए कि एनएमसी की गाइडलाइंस क्या कहती है। गाइडलाइन, हाँ, एनएमसी की गाइडलाइन सबसे पहले देखिए 2021 से पहले क्या था, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया था कि आप नीट क्वालिफाई होना चाहिए और आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अंदर में 50% मार्क्स होना चाहिए। ये अभी भी है स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी के लिए, बट कॉलेज या कंट्री एलिजिबल है या नहीं हमारे लिए इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, उसके लिए 5 क्राइटेरिया है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपका जो मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन है वो 5.5 साल से कम या शुड नॉट लेस देन 5.5 होना चाहिए एमबीबीएस का जो इंडिया के स्टैंडर्ड कोर्स का ड्यूरेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, आप जिस कॉलेज से या जिस कंट्री से करने जा रहे हैं वहाँ पे एटलीस्ट 1 ईयर का क्लिनिकल रोटेशन इंटर्नशिप आपके करिकुलम के अंदर में होना चाहिए। तो आपको उस कॉलेज के एडमिशन लेटर पे देखना चाहिए कि आपको इंटर्नशिप करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। एक और चीज़, उस आपका जो एकेडमिक है वो फुल्ली इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जिस कंट्री से जा रहे हो वो कंट्री आपको आइदर लाइसेंस दे या आपको लाइसेंस लेके आना है या आप कॉम्पिटेंट है वहाँ पे लाइसेंस लेने के लिए। अगर कोई भी वहाँ के नेटिव स्टूडेंट है, जिस तरह से वो लाइसेंस लेता है वैसे ही आपको कंसिडर किया जाता है या नहीं जाता है। इसके बैकग्राउंड में कुछ रेफरेंस दूंगा, जैसे फिलीपींस से बच्चे बहुत जाते थे पहले 2021 से पहले। बहुत सारे कंट्री अभी है जहाँ पे नहीं बंद हो गए, टोटली बैन हो चुका है। फिलीपींस टोटली बंद हो चुका है। कौन कौन से कंट्री में अभी बंद हो चुका है, जहाँ नहीं जाते हैं? फिलीपींस एंड मेनली चाइना। चाइना में कुछ और भी इश्यूज है, लाइसेंस का उतना मेजर इशू नहीं है, लेकिन फिलीपींस बंद हो चुका है 100%। बांग्लादेश में लाइसेंस का इशू था 2021 में आने के बाद, 2022 में एडमिशंस नहीं हुए, लेकिन 2023 में उन्होंने अपना रूल पॉलिसी के अंदर में चेंज किया कि वो लाइसेंस देंगे अगर एग्जाम देने के बाद बच्चा अप्लाई करता है तो बांग्लादेश को चेंज करना पड़ा। एनएमसी गाइडलाइंस की वजह से कहाँ क्या क्या चेंजेस आए मैं वो भी शॉर्ट में बता देता हूँ। कजाकिस्तान किर्गिस्तान का जो कोर्स का ड्यूरेशन था 5.5 ईयर था, सॉरी 5 ईयर का कोर्स था, और वो अभी उन्होंने 5.5-6 ईयर का कोर्स किया है। बट वो क्योंकि एनएमसी गाइडलाइंस के हिसाब से वो मैच नहीं कर रहा था, स्टैंडर्ड मैच नहीं कर रहा था। एक और चीज, वहाँ पे इंटर्नशिप नहीं होते थे कजाकिस्तान किर्गिस्तान में। यस, बिफोर 2021 कंप्लीटली इंटर्नशिप नहीं होते थे, कहीं पे भी नहीं होता था, करवाते ही नहीं थे। कोर्स का ड्यूरेशन भी कम था। अभी एनएमसी गाइडलाइंस के बाद कजाकिस्तान किर्गिस्तान ने भी अपना कोर्स का ड्यूरेशन इंक्रीज किया, प्लस में इंटर्नशिप कंपलसरी किया है, देन ओनली उसकी डिग्री वैलिड होगी इंडिया के अंदर में। रशिया इज द ओनली कंट्री जहाँ पे एनएमसी गाइडलाइंस से पहले और एनएमसी की गाइडलाइंस के बाद कोई चेंजेस नहीं है,
ओके, मतलब वो सबसे बेस्ट है यस अभी के लिए। यस ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूँ मैं आपको, स्टूडेंट रशिया में 60 to 70% स्टूडेंट जो है एमबीबीएस अब्रॉड में जो आते हैं ना, वो 60 to 70% रशिया में जाते हैं, इंडिया वाले। इंडियन। इंडिया के। यस और 99% यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे रशियन स्टूडेंट और जो उनके यूएसएसआर कंट्री, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान के अलावा जो कोई स्टूडेंट है वो सिर्फ इंडियन है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, आप 50% रशियन स्टूडेंट पढ़ते हैं, 50% इंडियन स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो वो रशिया भी इंडियन स्टूडेंट्स को अच्छे से वेलकम कर रही एक है। सबसे बड़ा डाउट जो अभी इंडिया के बच्चों को होगा वो होगा लैंग्वेज का, कि रशिया एक अलग कंट्री हो गया, वहाँ पे हमें मान लो रशियन लैंग्वेज आएगा नहीं तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे। मैं इसमें अपना खुद का एग्जांपल दूंगा। मैं फर्स्ट टाइम रशिया गया था एज ए स्टूडेंट 22 सितंबर 2014 में, ऑलमोस्ट 11 साल पहले। ठीक है। आप किसी भी कंट्री में जाइए, कहीं पे भी जहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, वहाँ पे आपको वहाँ की नेटिव लैंग्वेज सीखना होगा। ठीक है। अब लैंग्वेज सीखने के लिए कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि आप फर्स्ट डे जाते हो, फर्स्ट डे आपको शॉपिंग करना है या मार्केट में जाना है, ट्रैवल करना है, तो आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए, देन ओनली आप वहाँ पे सर्वाइव करोगे। दूसरी बात क्या है, जब आप थर्ड डे के बाद जब क्लिनिकल हॉस्पिटल ड्यूटीज लगेंगी, हॉस्पिटल ड्यूटीज में आप पेशेंट से इंटरेक्ट करोगे, तो रशियन पेशेंट तो ये थोड़ी सोच के आएगा कि भाई इंडियन डॉक्टर है, उसके लिए इंग्लिश सीख के आते हैं। अब सेम अब इंडिया में ही है, जैसे हम हिंदी स्पीकर है, अब हरियाणा से हो, बिहार से हो, मैं दिल्ली बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो अगर हम तमिलनाडु में पोस्टिंग होती है या कर्नाटका में पोस्टिंग सीखना पड़ेगा, तो पेशेंट जो गवर्नमेंट सेटअप, क्योंकि डॉक्टर का क्या काम है कि डेली नए नए लोगों से इंटरेक्ट करना। ऐसा तो नहीं और डेस्क जॉब है, ऑफिस में बैठ कर किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं है। लैंग्वेज जब आप गांव में किसी गरीब या रूरल एरिया में पोस्टिंग होते हैं, तो वहाँ पे बुजुर्ग लोग आते हैं, वो अपने नेटिव लैंग्वेज में बात करता है। हाँ, ठीक है। सिमिलरली वहाँ के लोग जो साउथ वाले लोग हिंदी में आएंगे तो उनको मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरी पोस्टिंग हुई थी इंटर्नशिप में अलीपुर में, हरियाणा बॉर्डर के पास में। अब वहाँ पे मेरे साथ साउथ के बहुत सारे डॉक्टर लगते थे, तो हर 2 साउथ वाले के पास में के साथ में एक हिंदी स्पीकर डॉक्टर लगाते थे पोस्टिंग में। क्यों? क्योंकि साउथ वाले को ना गोरंडा समझ में आएगा, ना घुटना समझ में आएगा, ना ठेवना समझ में आएगा। तो इस चक्कर में वो लोग लगाते ही थे ताकि वो समझ में आए लोगों को लैंग्वेज। तभी वो जब आप मतलब ये है कि ओवरऑल हमें लैंग्वेज सीखना ही पड़ेगा। ठीक है। तभी आप डायग्नोज कर पाओगे। कितने दिन में सीख जाते होंगे लगभग? देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट रशिया की जितनी यूनिवर्सिटीज है या किसी भी कंट्री में जा रहे हो, वहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको पैरेलली मेडिकल एजुकेशन के साथ साथ में लैंग्वेज के कोर्स करवाते हैं। यही मेरा डाउट था कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको रशियन सिखाएगी। यस। एंड 6 साल के अंदर आपकी इतने रशियन सही हो जाएगी कि आप पेशेंट से इंटरेक्ट कर पाओ, अपने डे टू डे काम कर पाओ बहुत अच्छे से। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर तक में आपकी लैंग्वेज की क्लासेस होती है, ताकि थर्ड ईयर के बाद में आप फ्लुएंसी के साथ में रशियन लैंग्वेज बोल सकते हो। जैसे कोई स्टूडेंट इंग्लिश बोलता है, वैसे ही सेकेंड ईयर से ही कोई भी स्टूडेंट रशियन में इतनी इंटरेक्शन कर सकता है। अगर कोई बच्चा मान लो प्लान कर रहा है अब्रॉड करने का, तो वो कॉलेज कैसे चूज करेगा? मतलब कौन सा कॉलेज उसके लिए बेस्ट होगा, ये कैसे चूज करेगा? देखिए, कॉलेज सिलेक्शन करने का कई सारे क्राइटेरिया होता है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो जो क्राइटेरिया है ना, वो सेम नहीं होता, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मे बी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बताता हूँ, उसमें क्या हो सकता है कि आपके लिए ये क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट हो सकता है, अब मेरे लिए कुछ और हो सकता है, मेरी प्रायोरिटी कुछ और है। अब जैसे क्राइटेरिया में सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्राइटेरिया ये होना चाहिए, आपका बजट। आपका पॉकेट अलाउ करेगा, देन ओनली आप यू हैव ऑप्शन, आप फ्लेक्सिबल कॉलेज ऑप्शंस चूज कर सकते हो। लेट्स सपोज कोई लो बजट यूनिवर्सिटी, किसी के पास 25 लाख का बजट है, वो 40 लाख के कॉलेज सर्च ही क्यों करेगा? क्यों कंफ्यूज होगा? और 40 लाख का बजट है, 40 लाख के तक ऑप्शन देख सकता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन होता है जो क्राइटेरिया के हिसाब से बजट। सेकंड होना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्टल की अवेलेबिलिटी, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्टल अगर अवेलेबल है तो 10 से 12,000 से 15,000 तक, मैक्सिमम 20 से 50,000 तक में आपका पूरे साल का अकोमोडेशन हो जाता है। 20 से 25 मैक्सिमम 20। अच्छा, 20 से 25 साल का, या 25,000 30,000 तक में 6 साल का हॉस्टल पूरे साल का। यस। अच्छा, महीने का नहीं। रशिया के अंदर भी ऐसा है? यस। जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटी का मैं नाम नहीं, मतलब 12,000 15,000 मैक्सिमम है, 1,000 रुपये महीने का। अच्छा, ये तो अच्छी चीज है। और अच्छे 3 सीटर रूम 2 सीटर रूम आपको मिल जाता है। अगर आप वहीं पे आप प्राइवेट हॉस्टल जाते हो, तो वहीं आपका जो बजट है वो 70,000 80,000 हॉस्टल की फी इंक्रीज हो गया। अब 6 साल में समझ लो 50,000, मतलब 12,000 तो वैसे देना पड़ रहा है, और अगर 70,000 आपको देना पड़ रहा है तो 50-55,000 है चेंजेस। 6 साल में 3 लाख आपका बजट स्पाइक कर जाएगा। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन होना चाहिए हॉस्टल सिलेक्शन। थर्ड, मेस की सर्विस, इंडियन फूड। देखो, मैंने जब एज ए स्टूडेंट गया था कॉलेज में, तो मेरे साथ ऑलमोस्ट 120 स्टूडेंट्स गए थे साथ में, बट फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर तक में ही 15 से 20 बच्चे वापस आ गए थे। उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस थी। क्यों? क्लाइमेट, होम सिकनेस, फूड नहीं होना। आज से 10 साल 15 साल पहले इंडियन मेस नहीं होता था। अगर फूड नहीं होगा तो बाहर बच्चा खाएगा, हेल्थ इश्यूज हो सकता है।
तो इसलिए आप बहुत सारे स्टूडेंट को मैं एडवाइस करता हूँ कि फर्स्ट ईयर में एटलीस्ट ऐसी यूनिवर्सिटी जाओ जहाँ पे आपको मेस की सर्विस मिले, क्योंकि देखो एक तो घर से दूर जाते हैं, 90% बच्चे कभी किचन की शक्ल तक नहीं देखा होता है, नहीं आता है बनाने। यस, और इंडिया तो है नहीं कि भाई कहीं पे भी पूरी सब्जी दाल चावल कुछ या कुछ भी मिल जाएगा। मतलब अलग कंट्री है तो बर्गर पिज्जा कितने दिन तक खा लेगा। इसलिए मेस एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपके पास मेस का ऑप्शन होना चाहिए। थर्ड मैं बोलता हूँ कि वहाँ पे कितने साल से बच्चे जा रहे हैं, एक ये भी इम्पोर्टेंट है। उस सिटी की पॉपुलेशन कितनी है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी पे पेशेंट फ्लो डिपेंड करता है। यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी है, मतलब इंडियन बच्चे जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन एक कुछ यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है, जैसे 100 साल 150 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। इंडिया में 150 साल मेडिकल पुरानी कॉलेज है भी नहीं। और एक और चीज़, इंडिपेंडेंट तरीके से आप कॉलेज की रैंकिंग कंपेयर करो। ऐसे नहीं कि किसी एजेंट ने बोल दिया आपको कि इस कॉलेज की रैंकिंग ये है, रशिया में नंबर 1 कॉलेज है, नहीं। एक इंडिपेंडेंट बॉडीज वर्ल्ड में जो मेडिकल ये किसी कॉलेज की रैंकिंग देता है, उस टाइम्स मैगजीन का या किसी का भी, टाइम्स मैगजीन को ना मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं ना कोई मेडिकल कॉलेज कर सकता है, ठीक। तो आपको ऐसे रेफरेंस से कंपेयर करना चाहिए रैंकिंग। ये सारे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो सकता है। और एक और जो बच्चा बोलता है एफएमजी पासिंग रेशियो कहाँ का ज्यादा है कहाँ का, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। एक एफएमजी पासिंग परसेंटेज क्राइटेरिया है, लेकिन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बताता हूँ आपको, हर यूनिवर्सिटी एफएमजी मतलब जो इनटेक है ना कभी न कभी स्टार्ट करता है। मैं जब अपने कॉलेज में गया था तो आई वाज इन सेकंड बैच, मेरे से पहले एक ही सीनियर था, तो वहाँ पे तो कोई एफएमजी पासिंग परसेंटेज नहीं था ना जब मेरी एडमिशन टाइम पे। आज उस कॉलेज की एफएमजी पासिंग परसेंट रशिया के टॉप में है। मैंने खुद 193 स्कोर किया है, मेरे सारे बैचमेट एफएमजी पास आउट है। तो क्या हम लोगों ने गलती किया था क्या उस टाइम पे एडमिशन लेके? देखिए किसी भी कॉलेज में एडमिशन लोगे 60% आपका खुद का हार्डवर्क है, 70% 30% कॉलेज का कंट्रीब्यूशन होता है। बाकी रही बात एफएमजी की, तो हर जितने भी कॉलेज है वो कभी न कभी स्टार्ट करता है, और एफएमजी पास होने के लिए 6 साल तो लगेगा ना। जब एक बैच ग्रेजुएट होगा 6 साल तक, उसके बाद एफएमजी पासिंग परसेंटेज आएगा। इस चक्कर में आप बहुत सारे कॉलेज को मिस कर सकते हो। इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, बट ऐसा नहीं कि ये इसी के बेसिस पे आपको कॉलेज चूज करना है। मेजरली स्टूडेंट पे होता है, अगर वो साल भर मेहनत कर रहा है, रेगुलरली कंसिस्टेंटली पढ़ रहा है, तो एफएमजी तो फॉर श्योर उसका क्लियर हो जाएगा। और इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटी एफएमजी की कोचिंग इंडिया के फैकल्टी को इन्वाइट इंडिया के फैकल्टी इन्वाइट करते हैं, जो वहाँ का ऑफिशियल पार्टनर, जो कॉलेज का पार्टनर है, वो फैकल्टी को इन्वाइट करके फिर वहाँ पे एफएमजी की क्लासेस लेते हैं, और उससे आपको हेल्प मिल जाता है एफएमजी एग्जाम के लिए। एंड सर अभी आपने 2 इंपॉर्टेंट बातें बताई कि एक तो क्लाइमेट जिसकी वजह से बच्चे कंफर्टेबल फील नहीं करते वहां पे, एंड दूसरा बजट। तो रशिया का एक आप लिविंग एक्सपेंस कितना होगा उसका आइडिया दे सकते हैं, एंड टेम्परेचर कितना जाता है, जाकि एक इंडियन स्टूडेंट जो वहां पे जा रहा है वो अवेयर हो कि वहां पे क्या क्लाइमेट रहेगा, एंड उसको कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। देखो क्लाइमेट को अगर देखा जाए तो सबसे पहले मैं एक इंटरेस्टिंग बताता हूँ। रशिया में 11 टाइम जोन है। अब इंडिया में क्या है कि दिल्ली में अगर अभी 8 बज रहा है ना, तो पूरे इंडिया के अंदर में 8 बजे है। लेकिन रशिया में क्या है कि 11 टोटल डिफरेंट टाइम जोन है। कहीं पे 8 बज रहा है, कहीं पे 12 बज रहा है, कहीं पे आगे है, कहीं पीछे है, टोटल डिफरेंट है। रही बात क्लाइमेट को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते रशिया में, उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से। हार्श वेदर नॉर्मली एंड वार्म वेदर। साउथ रशिया जो है, जो साउथ रशिया है वो पार्ट जो है वार्म वेदर है। वहाँ पे विंटर जस्ट लाइक दिल्ली और हिमाचल की तरह, उत्तराखंड की तरह, जो थोड़े दिन के लिए स्नोफॉल होगा, 10 दिन 15 दिन के लिए, जनरली दिल्ली जैसा वेदर रहता है साउथ रशिया में। तो अगर किसी को ज्यादा ही मेडिकल इश्यूज है हेल्थ कोल्ड की वजह से, तो आप साउथ रशिया की यूनिवर्सिटीज को कंसिडर कर सकते हो। कुछ जो सेंटर में है, जैसे कि समारा हो गया, औरंगाबाद है, कजान है, बशकीर है, और ये जो स्टेट है मॉस्को, इसके आसपास में ये एवरेज मतलब 20 डिग्री 25 डिग्री टेम्परेचर में माइनस के जाते हैं विंटर के अंदर में, 2-3 महीने के लिए होते हैं। अब कुछ साइबेरियन रीजन है, नॉर्थ पोल पे जो है, वहां पे जो हार्श वेदर कंसिडर किया जाता है, ठंडा वाला बहुत ज्यादा। साइबेरिया वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस है। जो नॉर्थ, जितने भी नॉर्थ और साउथ पोल ज्यादा कोल्ड है। कितना ठंडा रहता है फिर -40 -45 तक बच्चे कैसे रहते हैं? मैं एक और चीज बताऊँ, चाहे -45 हो या -35 हो या -10 में हो, रशिया के जितने भी जगह है, चाहे हॉस्पिटल हो, बिल्डिंग है, हॉस्टल्स है, -35 बाहर रहता है और अंदर लोग शॉर्ट्स में घूमते हैं। पूरा सेंट्रलाइज हीटिंग होता है। सेंट्रलाइज मतलब पूरे वॉल में सेंट्रलाइज हीटिंग लगा रहता है। ऐसा नहीं कि रूम के अंदर में, आप गेट के एंट्री करते हो, स्टेयर, बाथरूम, टॉयलेट, सब जगह, मतलब ब्लैंकेट तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आपको शॉल कपड़ा अंदर रहना है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये मौसम कब तक रहता है, ये पूरा ठंडा वाला? ये मैंने बताया ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से होता है। तो कहीं पे मतलब विंटर भी सेम होता है, जैसे इंडिया के जैसे होता है टाइमिंग। जैसे कि जनरली होता है कि अक्टूबर से विंटर स्टार्ट होता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने
स्नोफॉल रहता है और उसके बाद स्नो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ वार्म वेदर एरिया में जैन और दिसंबर जनवरी में विंटर होता है, बाकी जगह पे नॉर्मली वार्म होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसा रहता है। और अभी क्या बात कर रहे थे, एक और बजट के हिसाब से, बजट लिविंग एक्सपेंसेस। देखो हर स्टूडेंट का अलग अलग है, जिसका जैसा फैमिली बैकग्राउंड, जैसा फाइनेंशियल सपोर्ट वैसा करता है। लेकिन ऑन एवरेज बताया जाए तो बेस्ट है अगर सेल्फ कुकिंग करते हो फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड, और खुद से खाना भी बनाते हो और सब कुछ मैनेज करना है, तो 8 से 10,000 मोर देन सफिशिएंट। 8 to 10,000 is more than sufficient for your personal expenses, food और ये आपका जो नॉर्मल पॉकेट मनी। एज कंपैरिजन बता दे सर कि इंडिया में और रशिया में कमोडिटीज की वैल्यू कितनी है, मतलब इंडिया ज्यादा एक्सपेंसिव कंट्री या फिर रशिया ज्यादा एक्सपेंसिव? ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर। समटाइम्स कुछ चीजें हैं वो जो कि सीजन के हिसाब से, देखो जैसे कि वेजिटेरियन प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है वहाँ पे, क्योंकि जैसे स्नोफॉल होता है तो वो हमें सब वहाँ पे रशिया में एक्सपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन नॉन वेज आइटम जो है वो यहाँ सस्ता है। मटन यहाँ पे ज्यादा महंगा है, वहाँ पे सस्ता है। चिकन यहाँ वहाँ सस्ता हो, यहाँ महंगा है। बट जो वेजिटेबल प्रोडक्ट है विंटर के अंदर में स्पेशली वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, बट ऑन एवरेज दिल्ली जैसा ही है, ज्यादा महंगा नहीं है। सर आपने एक चीज और बताई थी कि जो साउथ रशिया है वहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। हाँ, प्लस ज्यादा तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो ज्यादा एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में नहीं जाना चाहते, साउथ रशिया में कोई टॉप 3 यूनिवर्सिटीज आप बता सकते हैं? देखो जैसे कि मैंने कुछ इससे पहले बताया, जो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करने की जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से आपको देखना चाहिए कि कौन से कॉलेज कितने साल से कितने ईयर से बच्चे जा रहे हैं। तो एक है जैसे कि नॉर्थ कोकेशन देख सकते हो, नॉर्थ कोकेशन में पिछले 10 ईयर से बच्चे जा रहे हैं। और एफएमजी पासिंग परसेंटेज आपने बताया टॉप में 30%, 31% तक एफएमजी पासिंग परसेंटेज है। और आप एनबीई की वेबसाइट पर आराम से चेक कर सकते हैं। कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गया, कवार्डिनो आजकल जो बजट में भी कम है, वो 3,24,000 आपके एकेडमिक फी है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आप कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे वेदर भी अच्छा है, हॉस्टल गवर्नमेंट हॉस्टल मिल जाएगा आपको। कुछ कुबान में थोड़ा सा गवर्नमेंट हॉस्टल का इशूज़ है, बाकी नॉर्थ कोकेशन और कवार्डिनो में गवर्नमेंट हॉस्टल भी मिल जाएगा, बजट में भी अच्छा है और वेदर भी अच्छा है, एफएमजी पासिंग परसेंटेज भी ठीक है। तो गाइज अगर आप कवार्डिनो सोच रहे हो तो फिर अंडर 25 लाख बजट में आपके लिए काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी हो सकती है। अगर मान लो सर प्लान हो गया कि हमने ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिया, अब बच्चा रशिया के अंदर चला गया, अब वहाँ के बाद उसे क्लासेस के बारे में बता दीजिए, कैसे क्लास होता है वहाँ पे, क्लास में इंग्लिश में पढ़ाया जाता है कि कैसे लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, ये एक बहुत बड़ा डाउट है, उसको आप एक बार बता दीजिए। देखो एनएमसी के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंग्लिश वाली कन्फ्यूजन दूर कर लो। अगर आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो उसका मतलब क्या है कि वो कॉलेज एनएमसी गाइडलाइंस के हिसाब से वैलिड है, तभी आप एडमिशन ले रहे हैं। क्योंकि एनएमसी गाइडलाइंस में क्लियर कट बताया गया कि आपका एकेडमिक इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। इंग्लिश में नहीं होगा तो आपकी डिग्री वैलिड नहीं है। तो इंग्लिश मीडियम में तो होगा ही होगा। अब क्लासेस की बात करते हैं, देखो मेडिकल सब्जेक्ट की जो सिलेबस है पूरे वर्ल्ड वाइड बिल्कुल सेम होता है, चाहे आप कहीं से भी अफ्रीका, एशिया, यूरोप या कोई भी कंट्री है, सेम होता है। बट जो सिस्टम है पढ़ाने का, जो सिलेबस है और जो उनका जो प्लान किया गया ना पैटर्न है, वो थोड़ा सा चेंज होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं एनाटॉमी की बात करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि रशिया में क्या होता है कि पहले बोन्स पढ़ाएंगे। हाँ। मतलब पूरा टोटली पूरी बॉडी की बोन्स, उसके बाद मसल्स, उसके बाद ऑर्गन्स, फिर सीएनएस, पीएनएस एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम लास्ट में, मतलब वीनस एंड आर्टरीज एंड ये लिम्फेटिक सिस्टम, ये लास्ट में होता है। यहाँ पे कैसा होता है वो मतलब एक ही साथ, मतलब शायद एक ही ऑर्गन का पूरा कंप्लीटली यहाँ पे होता है डाइसेक्शन वाइज होता है। हाँ, अपर लिम का पूरा बोन्स हुआ, आर्टरी, मसल साथ में एक साथ करवाते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है। अभी देखो यहाँ के कंपैरिजन में वहाँ के एकेडमिक जो प्रोसेस है वो काफ़ी इजी है। क्यों? आपका जो 80% एकेडमिक जो स्कोर मार्क्स है ना, वो आपकी डेली क्लासेस एक्टिविटीज़ पे लगता है। मतलब 5 मार्क्स के लगते हैं डेली क्लासेस मार्क्स। अगर आप क्लास जाते हो तो 2 नंबर मिलता है और 1 नंबर आपके पास होने पे 4 नंबर मिलता है। तो रीवर्क टाइप का एक टर्म मैंने सुना था, रीवर्क। हाँ, रीवर्क, वो अगर क्लास मिस करते हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो देखो 100% अटेंडेंस मैंडेटरी है रशिया के अंदर में, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल टू सिट इन एग्जाम, फाइनल एग्जाम किसी भी या मॉड्यूल के अंदर में। तो रीवर्क ये होता है कि अगर आपने क्लास मिस किया है ना, तो शाम के टाइम पे या कभी क्लास में ही, क्लास के बाद में आप रीवर्क करके जो आपने कुछ रेफरात, मतलब कुछ असाइनमेंट दे दिया, आपने सबमिट कर दिया, आपका वो क्लास कंसिडर कर लिया जाएगा कि आपका मार्क हो जाएगा। और बहुत इजी है यार। अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम में नहीं पास होता है ना, तो 1 महीने का टाइम मिलता है कि आप दोबारा मतलब प्रिपेयर करो, फिर एग्जाम दो। थर्ड टाइम मिलता है, तब जब बच्चा पास नहीं होता तब जाके वो एक्सपेल किया जाता है। रशिया का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ईजी है और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते बच्चे को, प्रेशर नहीं होता इतना ज़्यादा। मतलब यहाँ कंपेरिजन फेल होते हैं बच्चे वहाँ पे? ऑफ कोर्स। अगर जो बताओ कौन फेल होता है? जो जाके वहाँ पे सोते रहते हैं। अच्छा, जो क्लास नहीं जाएगा, जो घूमने जाते हैं वहाँ पे।
हाँ, इस माइंडसेट से जाओगे कि रशिया घूमने जा रहे हैं, मजे करने जा रहे हैं, तो जाओ मजे करके आओ। लेकिन अगर इस माइंडसेट से जा रहे हो कि इंडिया में आके एक अच्छा डॉक्टर बनना है, तो अच्छे से पढ़ाई करो। रशिया का एजुकेशन सिस्टम काफी अच्छा है, बहुत इजी है यार। अगर बच्चा जो क्लास नहीं जा रहा है ना, वही फेल होगा। अगर वो बिलो एवरेज भी है और क्लास जा रहा है, वो कभी फेल नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास जाना। एंड सर एक और चीज मैंने सुना है कि रशिया के अंदर ज्यादातर ओरल एग्जाम्स होते हैं, रिटन एग्जाम नहीं वाइवा होते हैं। हाँ, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था उसके? देखो कोई भी एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, जैसे कि मेरा एनाटॉमी का कोई मॉड्यूल हुआ ना, तो उसमें क्या होता है कि आप जाओगे तो आपको बहुत सारे टिकट्स मिलेंगे, ठीक है, 50-60, उसमें आपको एक चूज करना है। उसमें आप 3 क्वेश्चंस होंगे और उसमें मतलब जो मेन क्वेश्चन आंसर करना और 8-10 क्वेश्चन होगा जो प्रैक्टिकल शो करना है आपको। अब आपको 45 मिनट मिलता है कि जाओ बैठो और प्रिपेयर करो। तो क्वेश्चंस के आंसर्स आपने अपने खुद के लिए लिख रखा है, आपको सबमिट नहीं करना है खुद के लिए, ताकि जब आप वाइवा देने के लिए जाओगे ना, तो आप उस टाइम पे कंफ्यूजन, स्ट्रेस, नर्वसनेस की वजह से आप आंसर नहीं कर पा रहे, तो उसको एज ए रेफरेंस सोर्स यूज कर सकते हो। तो 45 मिनट मिलता है, आप तीनों क्वेश्चंस का आंसर प्रिपेयर कर लिख लिया, आपको टीचर बुलाएंगे, वो पूछेंगे आंसर्स, आप उसमें से रीड भी कर सकते हो, उसमें से डायरेक्टली बता भी सकते हो, जो याद नहीं आ रहा है वहाँ से बता भी सकते हो। और रही बात सोइंग का, जैसे कि एनाटॉमी में आप उसको आपसे पूछेंगे इस बोन का ये पार्ट बताओ, ये मसल्स का ये बात बताओ, हार्ट का ये बताओ, वैसा बताओ, वो देखना होता है। ये ही, और एक MCQ होता है। तो ये है एनाटॉमी का एग्जाम। ऐसे ही हर सब्जेक्ट में MCQ, वाइवा में आपको लिखना भी है 45 मिनट में आपके खुद के रेफरेंस के लिए, और या प्रैक्टिकल स्किल्स, यही 3 एग्जाम होते हैं। अच्छा, फाइनल तक, गोस एग्जाम तक। फाइनल के बारे में पूछे, अगर MBBS मान लो पूरा कर लिया, अब उसको डिग्री चाहिए, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा? सेम जैसे मैंने बताया एग्जामिनेशन का पैटर्न, वैसा ही गॉस एग्जाम का भी होता है कि वाइवा होता है और वहाँ पे MCQ होता है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो वाइवा में और ये जो MCQ होता है, MCQ में ये प्रैक्टिकल में आपको दिखाना होता है, केसेस देंगे कि आपको ये करना है, वो करना है, बहुत सारे मेडिसिन से, गायनी से। इजी रहता है ना, बहुत इजी तो नहीं रहता? नहीं, एक आध यूनिवर्सिटी में एक आध केस छोड़ दो, तो आज तक जो स्टूडेंट फाइनल में गया ना, आज तक कोई स्टूडेंट नहीं जिसको डिग्री नहीं मिला है। सिर्फ मेरे नॉलेज में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ऐसी इंसिडेंट हुई है कि 1-2 बच्चों को फाइनल एग्जाम में डिग्री नहीं मिली हो। नहीं तो रशिया की जितनी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे हर यूनिवर्सिटी में हर बच्चे को डिग्री मिली है, और जो फाइनल 6th ईयर में गया उसको गॉस एग्जाम में कोई फेल नहीं होता। सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी का कुछ केस छोड़ दो, तो 99% यूनिवर्सिटी के अंदर में फाइनल एग्जाम सबको डिग्री मिल जाता है आराम से, विदाउट एनी प्रॉब्लम। डिग्री लेके अब आ रहा है इंडिया, तो अब उसका क्या प्रोसेस होगा? जो FMG मैंने सुना है, FMG देना पड़ता है, अभी नेक्स्ट का आने वाला है कि नेक्स्ट देना पड़ेगा। तो अभी तो नेक्स्ट आया नहीं है कि आ गया? तो नेक्स्ट कंफर्म हो गया। देखो नेक्स्ट का जो रूल था वो 2019 के अंदर में ही पार्लियामेंट में पास हो गया था, ठीक है, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। अभी क्या सीन है उसका? तो वही एक्सटेंड, क्योंकि देखो नेक्स्ट को सिर्फ नेक्स्ट FMG को नेक्स्ट नहीं किया गया, नीट PG को भी हटाया जा रहा है, वो नेक्स्ट के अंदर लाया जा रहा है, और फिर उसी हिसाब से जो इंडिया के एकेडमिक करिकुलम को चेंज भी किया गया, थोड़ा टाइम टेबल को भी किया गया, ताकि वो नेक्स्ट के हिसाब से सेट हो सके। 2022 में जिस बच्चे ने एडमिशन लिया है उसको 2028 के अंदर में नेक्स्ट एग्जाम देना ही देना है। इट मीन्स व्हाट, जो इस साल एडमिशन ले रहा है उसको तो 100% देना ही देना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट ये है कि आपका जो नेक्स्ट एग्जाम होगा 2031 के अंदर में होगा, तो आपको आइडिया मिल जाएगा, 3 साल का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। 3 साल का, हाँ। 24 वालों का हो गया नहीं, तो वो तो इंडिया वालों के लिए ना, मैं FMG बात कर रहा हूं। FMG जो 2022 में गया उसको देना है, हाँ। इंडिया वाले जो 2024 में गया उसको देना है, हाँ, क्योंकि रशिया में तो 6 साल का होता है ना, और वहाँ इंडिया में 4 साल का, इंक्लूडिंग 1 ईयर का इंटर्नशिप, तो 5.5 साल का होता है ना। पैसा मेरे को 22 बैच हो ना, मुझे तो नहीं दे रहा। नहीं मुझे नहीं, वो तो आप ये यहाँ से कंटिन्यू 28 से नेक्स्ट एग्जाम होगा 100%, ये क्लियर कट है। और उस नेक्स्ट का नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 सबसे इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट जो एग्जाम है, चाहे आप इंडिया के गवर्नमेंट से करते हैं या प्राइवेट से कीजिए, एम से कर लो या कहीं से भी कर लो, नेक्स्ट एग्जाम देना ही पड़ेगा लाइसेंस लेने के लिए। अब पहले लोग बच्चे क्यों डरते थे अब अब्रॉड जाने के लिए, नेक्स्ट FMG एग्जाम से FMG देना पड़ेगा लास्ट में। अब अभी वो हट गया है। हाँ। इंडिया से करो, अब्रॉड से करो, प्राइवेट से करो, सभी को एक लेवल एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट 1 का अगर आप एग्जाम क्लियर करोगे तभी आप इंडिया में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस ले पाओगे। सभी के लिए कॉमन लेवल एग्जाम हो गया। लेकिन ये चीज नेक्स्ट आने की वजह से एक और फायदा हो गया कि बहुत सारे बच्चे अब अब्रॉड के लिए मूव कर रहे हैं, जिसका नंबर कम आ रहा है। डेटा बहुत सारे बच्चे जिसके नंबर कम आ रहे हैं, जो करोड़ों रुपए देते थे ना प्राइवेट में, वो भी जा रहे हैं। 2021 में 8,500 बच्चे रशिया गए थे। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट आने के बाद ही 20,000 बच्चे गए,
उसके बाद 24,000 बच्चे गए 2023 के अंदर में, और 24 लास्ट ईयर 32,000, और इस साल मैं चैलेंज लगाता हूँ कि 40,000 बच्चे सिर्फ रशिया जाएंगे। 40 रशिया, सिर्फ 40 रशिया जाएंगे। और अब्रॉड की बात कर 60,000, जितने गवर्नमेंट सीट नहीं है उससे ज़्यादा बच्चे अब्रॉड जाएंगे। ये मेरा नहीं कहना है, टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ आर्टिकल है, लास्ट 2 संडेज पहले डेट आर्टिकल लगा देना, दिखा देना, उसमें सब देख सकते हो आप। नेक्स्ट वन मान लो अब कोई बच्चा आया अब्रॉड से, नेक्स्ट वन निकाल लिया, अब उसके बाद इंडिया में वो आएगा, उसके बाद का क्या प्रोसेस है? इंटर्नशिप वगैरह करना पड़ेगा? इंटर्नशिप का ये प्रोविजन है। देखो पहले क्या होता था, पहले मैं फर्स्ट हम लोग के टाइम के बताता हूँ क्या सीन था। पहले तो था कि आप FMG निकालते हो, प्रोविजनल के लिए अप्लाई कीजिए और हॉस्पिटल के चक्कर लगाओ, हॉस्पिटल चक्कर लगाओ इंटर्नशिप करने के लिए, और वहाँ पे इंटरव्यू लेंगे, अगर आपको सिलेक्ट करता है तो। अभी टोटली चेंज हो गया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपने नेक्स्ट निकाला या FMG एग्जाम निकाला, आप अपने स्टेट मेडिकल काउंसिल में प्रोविजनल के लिए अप्लाई करोगे और अपने प्रेफरेंस के हिसाब से हॉस्पिटल की सिलेक्शन करोगे कि मुझे यहाँ पे इंटर्नशिप करना है। स्टेट मेडिकल काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सीट अलॉटमेंट करके दे इंटर्नशिप करने के लिए। आपको किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है और कहीं भागने की जरूरत नहीं है। पहली बात, हमारे टाइम पे कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता था, अभी आप इंटर्नशिप करोगे FMG को भी स्टाइपेंड मिलता है, सेम रहता है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रहता है। मेरे कॉलेज में सेम है। हाँ, इंडियन बच्चों को भी और FMG को भी स्टाइपेंड मिलता है। ये बहुत सारे चेंजेस आए हैं, रेवोल्यूशन आया है, इसलिए इंडियन बच्चे इंडिया के प्राइवेट कॉलेज छोड़ के अब्रॉड जा रहे हैं, क्योंकि पैसा भी सस्ता हो रहा है और इक्वली ट्रीट किया जा रहा है हर जगह पे, तो उसमें कोई इशू नहीं है। जॉब ऑप्शन सर बता दीजिए, अगर मान लीजिए कर लिया, इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिया, अब उसके बाद क्या करेगा? जॉब ऑप्शंस FMG एग्जाम निकालने के बाद या नेक्स्ट निकालने के बाद आपके पास लाइसेंस होता है, और आपकी जो लाइसेंस है ना, जैसे कि जब मैंने 2021 में निकाला था, तो मेरे पास जो लाइसेंस है वो इक्वली इंपॉर्टेंस है और इक्वली बराबर है जो कि इंडियन। हाँ, मैं दीनदयाल में JRशिप कर चुका हूँ, संजय गांधी दिल्ली के अंदर में कर चुका हूँ, और मैं सच बताऊँ तो इंडिया के जो डॉक्टर्स की जो सैलरी है उतना ही हम लोग को भी मिलता है, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। और मेडिकल प्रोफेशन के अंदर में, हॉस्पिटल के अंदर में कहीं पे भी कोई इस टाइप का चीज़ें होता ही नहीं कि आप FMG हैं और IMG हैं, सब एक जैसा ही होते हैं, सबकी सैलरी एक जैसे, सबकी पोस्टिंग जैसे, सबकी पावर एक जैसा ही होता है। और बहुत सारे PG डॉक्टर्स भी होते हैं जो हमारे सीनियर होते हैं, तो ऐसे कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का। तो गाइज आई होप कि इस वीडियो के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे MBBS अब्रॉड के रिगार्डिंग। अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, चाहे रशिया हो, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, नेपाल, कहीं पे भी एडमिशन लेना है, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी डॉक्टर्स की टीम आपकी हेल्प करेगी आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक अब्रॉड में पहुंचाने के लिए एट द बेस्ट बजट पॉसिबल। थैंक यू।